Hello, welcome to episode 29 of our program Journey. There is a saying in English, the man proposes and the God disposes. आदमी ख्वाहिश करता है और वो ख्वाहिश सफल होगी क्या, जो वो चाहता है वो हासिल कर पाएगा क्या, ये उसके हाथ में नहीं है. कोशिश उसके हाथ में है. परिणाम एक बड़ी शक्ति के हाथ में है, जिसे हम भगवान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं. बहुत सी चीज़ें एक तरह से ट्रायल एंड एरर होती हैं. हम कोशिश करते हैं, कभी कभी वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, कभी कभी कोई गलती हो जाती है, ठोकर लग जाती है, नहीं हो पाती. आज कुछ पुरानी बातें याद करने का जी कर आया, खासतौर पर 43 साल पहले जब मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई. उस वक्त कुछ ऐसा लगा उसे बनाने के दौरान एक बार फिर के, एज इफ द एंटायर क्रिएटिविटी, एंटायर द पावर्स ऑफ द गॉड, एक तरह से दे कंस्पायर्ड दैट आई बिकम सक्सेसफुल. कि कोई गलती होती भी, ठोकर लगती भी, वो भी ठीक हो गई. जब मैंने बनानी शुरू की थी तो मैं कहा करता था, या तो तख्त नहीं तो तख्ता. तख्त का मतलब यू गेट द गुड रिवॉर्ड एंड सिट ऑन ए थ्रोन काइंड ऑफ ए थिंग, मेटाफोरिकली. और तख्ता मीन्स लटक गए काम से. तो पहली फिल्म, बहुत ही कम पैसे, साधन ना के बराबर, पर फिर भी हर चीज बहुत बड़े जूझने के बाद में अपने आप ही हल होती चली गई. इसलिए मैंने कहा कि एज इफ द गॉड और गॉड्स पावर कंस्पायर्ड टू मेक मी सक्सेसफुल. पर जब मैं यहाँ बम्बई में और फिल्में बनाने लगा तो ठोकरें भी मिली और खूब मिली, और बहुत कुछ, पूरी प्लानिंग और सब कुछ ठीक तरीके से, जिस तरह से एक मनुष्य, एक व्यक्ति, इस जमीन पर रहने वाला व्यक्ति पूरी योजना, पूरी प्लानिंग, पूरे सूझबूझ के साथ में कोई चीज शुरू करता है, फिर भी गलत हो सकती है. दैट्स व्हाई आई सेड द मैन प्रपोजेस एंड द गॉड डिस्पोजेस. एक फिल्म मैंने बनाई जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, एक नया रिश्ता. मैंने उसका जिक्र करते वक्त ये भी बताया किस तरह से रेखा उसमें आ गई, उस वक्त की सबसे बड़ी हीरोइन. मतलब शुरू में सारी चीज़ें ठीक होती लगी. बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे. आज उनको मेरा जी कराया ट्रिब्यूट देने का. खयाम साहब कितने सहज भाव के साथ, मन के साथ वो मेरी फिल्म में जुटे. पूरा दिल लगाकर उन्होंने धुनें बनाई. अपने ज़माने के बहुत ही आला, सब जानते हैं, सिम्फनी देने वाले म्यूजिक कंपोजर थे खयाम साहब. एक एक याद उनके साथ बिताई हुई एक तरह से एक गोल्डन मोमेंट है मेरे लिए. और खयाम साहब जब जुटे तो उनके साथ जो और लोग आए उसमें, खासतौर पर 2 लिरिसिस्ट जो आए, बहुत ही नामी, बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही गहराई वाली पोट्री देने वाले 2 पोइट्स आए, लिरिसिस्ट आए, नीदा फाजली साहब और नक्श लायलपुरी साहब. क्या बढ़िया गीत दिए उन्होंने मुझे. खुद रेखा ने भी एक गाना गाया. सब उसमें ऐसे जुट गए थे जैसे कि एक सबकी सम्मिलित कंबाइंड एफर्ट से फिल्म बन रही हो. इस तरह से शुरू की हमने फिल्म. और फिल्म जब शुरू की थी उसके पीछे बैकग्राउंड बड़ा एक तरह से डिफीटिस्ट बैकग्राउंड था, क्योंकि मेरी एक बहुत बड़ी फिल्म फ्लॉप हुई थी, स्टार, जो मैंने प्रोड्यूस नहीं की थी, मैं डायरेक्ट कर रहा था. तो मैं अपने वर्ल्ड राइट कंट्रोलर साहब के पास गया था, क्योंकि अब मुझे कोई 1-2 जो फिल्में बाहर की थी वो भी बंद हो गई थी. और ऐसा होता है जब आपकी कोई बड़ी फिल्म फ्लॉप हो जाए
तो जो प्रोजेक्ट्स चलते होते हैं वो भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो मैं उनके पास गया, तो मैंने पूछा मेरे जो वर्ल्ड राइट कंट्रोलर थे कि क्या मुझे मदद मिल सकेगी, क्या मैं फिल्म बना पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ही झिझक रहे थे फिल्म बनाने से, और मैं आपको कहता हूँ फिल्म प्रोड्यूस करना कभी मत रोकिए, मैं करता हूँ इंतजाम आपके लिए, और सब्जेक्ट कोई है तो लीजिए, वरना मैं बताता हूँ कुछ सब्जेक्ट्स। और मुझे एक दफ़ा मैं लंदन जा रहा था या लौट रहा था, तो हवाई जहाज़ में ही एक फ़िल्म देखी थी पैटर्निटी, उससे मुझे ख्याल आया और मैंने एक स्क्रिप्ट की परिकल्पना की एक नया रिश्ता के लिए। मेरी फिल्मों में अगर कुछ लोगों ने महसूस किया हो तो अक्सर मैं वुमेन्स डिग्निटी की तरफ बहुत सतर्क रहता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आई हैव शोन हाई रिस्पेक्ट टू द डिग्निटी ऑफ ए मॉडर्न वुमन, whether she is a working woman or a housewife or whatever profession। तो एक नया रिश्ता की परिकल्पना करने में मुझे ऐसी एक कैरेक्टर के बारे में सोचना पड़ा जो कि अपना शरीर का देह व्यापार करती है, एक कॉल गर्ल। ये मेरे लिए बहुत, मैं उसकी तरफ आकर्षित हुआ, इस थॉट की तरफ, क्योंकि इसमें मैं एक वुमेन्स डिग्निटी बहुत डीप तौर पर दिखा सकता था। दिस वॉज ए वुमन हु वाज एंगेज्ड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट सन एज ए सरोगेट मदर, उसको बच्चा देने के लिए, क्योंकि कुछ हालात ऐसे थे। ये रोल रेखा जी ने लिया क्योंकि स्क्रिप्ट उन्हें बहुत पसंद आ गई थी। अब वो हमारी टर्म्स पे आ गई और फिल्म बहुत अच्छे खूबसूरत भाव के साथ शुरू हुई। पर कमाल है, फिल्म इंडस्ट्री का जो बनाने का तरीका है, जो उसमें अवयव लगते हैं, जो एलिमेंट्स लगते हैं, कहानी लगती है, डायरेक्शन होता है, परफॉर्मेंसेस होती हैं, हर चीज़ में एक अवयव, एक एलिमेंट, एक तत्व बहुत महत्व रखता है, और वो तत्व है इमोशन। इट वॉज ए फिल्म on a beautiful emotion of a working woman and woman who sells her body, her dignity, and the entire script was beautifully accepted by everyone and respected by the participants। लेकिन जिस चीज का मेन तत्व इमोशन हो, उसी लाइन में कभी कभी इमोशन एक वजन भी बन जाता है, इमोशन एक वर्जित कर देने वाली चीज भी बन जाती है। क्योंकि जब इसकी मार्केटिंग की बात आई तो इमोशन बिल्कुल दूर फेंक दिया गया। सबको लगा कि इसमें जो हीरो लिया गया है रेखा जी के साथ, राजकिरण, जिसे पहले ले लिया गया था, उसको हटाया जाना चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग थे, जो होने वाले थे, उन्होंने दबाव डाला कि राजकिरण को हटाइए तो हम आते हैं। उन्होंने मुझ पर दबाव डाला। कोई 3-4 दिन पहले शूटिंग शुरू होने से मुझे ये बात पसंद नहीं आई। मैं अपनी जगह अड़ गया और मैंने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैं क्योंकि एक व्यक्ति को, एक इतने अच्छे एक्टर को, एक इतने अच्छे इंसान को ज़बान दे चुका हूँ, और सबसे पहले ज़बान उसी को दी गई है, और उसने पूरे मन से मेरी बातों को, मेरी टर्म्स को एक्सेप्ट करके इसमें शामिल हुआ है। मैं उसे नहीं हटा सकता। इस पर बहुत झगड़ा चला, फिल्म रुक गई, काफ़ी शूटिंग होने के बाद फिर रुक गई, और 4 साल रुकी रही थी। एक तरह से बासी हो गई रिलीज होते होते। तो मार्केटिंग की जो दुनिया है वो इस इमोशन को नहीं समझती। हम इसी इमोशन पे कहानियां लिखते हैं, खेलते हैं। एक बात में वजन होना चाहिए। आप किसी को अपनी जबान देते हैं, उसे रखा जाना चाहिए। दिस इज इमोशन। बट देयर इन आवर फिल्म इंडस्ट्री, बड़े दुख के साथ मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये काम नहीं करता, बल्कि ये खतरनाक तत्व माना जाता है। अगर मैं एक नया रिश्ता में राजकिरण की कुर्बानी, उनको बाहर कर दिया जाता, एक्सेप्ट कर लेता, तो आज शायद कहानी बदल चुकी होती। क्योंकि उसके बाद मैं लड़खड़ाता गया। मुझे हर फिल्म बड़ी तकलीफ के साथ बनानी पड़ी, पर शायद ज़िद्दी था मैं।
कि मैं अभी तक चलता चला गया किसी न किसी तरह से। मुझे जो जो दो लिरिसिस्ट थे और खयाम साहब थे, उनके लिए ख़ास तौर पर याद करने की बात क्यों आ गई दिमाग में, आज तीनों नहीं हैं इस दुनिया में, इसलिए ये बहुत अहम बात है कि मैं उन्हें याद कर रहा हूँ और आई एम कन्वेइंग माई सल्यूट्स टू देम, माई ट्रिब्यूट टू देम। नॉट ओनली दे रोट ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, खयाम साहब ने तो कमाल कर दिया था कि फिल्म में एक ऐसा पीस आता है, देयर इज ए सीन वेयर राजकिरण गोज लुकिंग, उसे पता चलता है कि रेखा का जो कैरेक्टर था आरती का, जो घर छोड़ के निकल आई है क्योंकि सडनली उसे उसकी आत्मा ने उसको ये एहसास दिलाया कि ये जो व्यक्ति है जिसके लिए वो बच्चा दे रही है, ये सिर्फ अपनी दौलत बचाने के लिए, इस बच्चे के लिए सब कुछ कर रहा है, ये उससे प्यार नहीं करता। तो वो उसको ये चीज़ बड़ी गलत लगी और वो भाग आई अपनी माँ के घर। तो वो ढूंढता, वो उसके माँ के घर जो एक हिल स्टेशन पे वहाँ जाता है, वो नहीं मिलती। पता चला वो एक मंदिर में गई हुई है जहाँ वो अक्सर जाती है, ऊपर पहाड़ी पर और प्रार्थना करती है। तो राजकिरण जब उसको ढूंढता वो जाता है वहाँ, और दैट इज टूवर्ड्स दी क्लाइमैक्स। तो वो जल्दी जल्दी जैसे पहाड़ को चढ़ रहा है और वहाँ पहुँच रहा है, तो खयाम साहब ने कमाल किया। उनका, विनोद जी, आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट आरती हियर। मैंने कहा आरती? मैं समझा कि वो आरती कैरेक्टर है, तो वो तो है ही, क्योंकि जो कैरेक्टर था जो रेखा निभा रही थी उसका नाम भी आरती था। उनका नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये अंदर ही अंदर इसके दिल में एक प्रार्थना सी कर रहा होगा ये व्यक्ति भगवान से कि वो उसे मिल जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। तो ये एक पूरे मन के साथ ऊपर भागा हुआ जा रहा है उसे ढूंढने के लिए, उसे मिलने के लिए। तो हम आरती को बैकग्राउंड म्यूजिक बनाते हैं, और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने दूसरी सिम्फनीज में किस तरह से आरती को पिरोया खयाम साहब ने। एक महान आर्टिस्ट ही ये कर सकता था। और देखिए, खयाम साहब एक मुस्लिम थे, मुसलमान थे, पर उन्होंने अपने आप अपने मन से कहा कि यहाँ पर आरती होनी चाहिए, क्योंकि हम आरती पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की आरती करते हैं। आई मीन व्हाट ए लार्ज हार्ट इट वॉज। आज के माहौल में जब भगवान के नाम से, भगवान राम के नाम से इतने दंगे फसाद की स्थिति पैदा होती है, मुझे खास तौर पे ये बात याद आई। क्यों हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कभी कभी दोबारा अपनी जो हमारी पगडंडी है उसको फिर से याद करने के लिए? क्योंकि अगर हम याद करते हैं तभी आगे के लिए बल मिलता है, और आगे के लिए बल जुटाते रहना बहुत आवश्यक है। एक जर्नी सिर्फ एक पड़ाव पर आकर रुक नहीं जाती, ठहरती ज़रूर है कुछ पल के लिए। एक मील का पत्थर आता है शायद, पर उसे एक जो यात्री है उसे आगे बढ़ना पड़ता है। A journey is a continuum, not only in this birth, but also in the birth beyond the earth living. मैं समझता हूँ क्रिएटिविटी का भी ऐसा है। क्रिएटिविटी हैज़ टू बी ए कंटिन्यूइंग फ्लोइंग प्रोसेस। यही भाव हम लोग कोशिश करते हैं, मैं अकेला नहीं, बहुत से हमारे साथी साथ मिलकर करते हैं, कि हम अपनी क्रिएटिविटी में पूरे मन के साथ इस इमोशन को दिखाते रहें
जारी रखते रहें, बिकॉज जर्नी हैज़ टू कंटिन्यू. Please share our videos. Please share our platform. Subscribe to our platform. Thank you so much.